हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम विकास सिहाग। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी हैं ग्रेजुएशन के बाद, उनकी एक कंप्लीट लिस्ट तैयार की है मैंने, ताकि मैं आपको समझा सकूं और आपको जो भी चूज़ करना है आप अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही उन चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो और उनकी प्रिपरेशन करो। ठीक है, तो आपको कुछ जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो आप दे सकते हो अपनी ग्रेजुएशन के बाद, वो आज स्पेसिफिकली हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इसमें बने रहें मेरे साथ। तो देखो, हमें पता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब है वो हमें जॉब सिक्योरिटी की जो बात होती है, तो हम गवर्नमेंट जॉब्स को चुनते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर गवर्नमेंट जॉब है उससे हम क्या डायरेक्टली हम उसको जोड़ते हैं जॉब सिक्योरिटी के साथ। ठीक है, वैसे भी हमारे पास क्या होता है, जो सैलरी पैकेज होता है और जो अदर बेनिफिट्स होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स में काफ़ी होते हैं हमारे पास। ठीक है, अगर जैसे हम जो हमारे पास ग्रुप बी से लेके जो हम ग्रुप ए तक की जो जॉब्स करते हैं, जो ग्रुप बी और ग्रुप ए के लिए जो जॉब्स होती हैं हमारी, उनमें हमारे पास एक सैलरी पैकेज भी अच्छा होता है और जो बेनिफिट्स और पर्क्स होते हैं वो भी हमारे पास अच्छे होते हैं। तो आज हम इस बारे में बात करते हैं कि हमारे पास कौन से जो एग्ज़ाम्स हैं हम दे सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट हम बात करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। ठीक है, जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है स्पेसिफिकली उन एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं अभी हम। तो देखो, यूपीएससी आपको पता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये आपका जो है यूपीएससी, ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है सीएससी। ये सीएससी है जो यहाँ पे वो स्टैंड करता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। जो आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसके अंदर आपके पास 24 टाइप्स की जॉब्स होती हैं, 24 टाइप्स। ठीक है, जिनमें आप कुछ के साथ तो आपको पता होगा, जैसे आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आपका जो होता है आईआरएस, इन जॉब्स के साथ आप परिचित हो पहले से ही। ठीक है, फिर इसके अंदर आप कभी भी यूपीएससी की साइट पे जाके देखना, तो उसमें 24 टाइप्स की जॉब्स मिलती हैं आपको इस एग्ज़ाम के थ्रू, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं और अकॉर्डिंग टू योर रैंक आपको डिपार्टमेंट्स अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बाकी जो ये चीज़ें दी गई हैं आपकी प्रमोशनल होती हैं, ये बाद में जब आप प्रमोशन करते हो तो आप इन पे चले जाते हो। ठीक है, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक जा सकते हो और साइड में इनका आपको एज लिमिट भी दी गई है, जो हमारी यूपीएससी के अंदर आपकी एज लिमिट है वो यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वो है सीडीएस का, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। इसमें क्या है, आप इस एग्ज़ाम के थ्रू आप नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स, इन तीनों में जा सकते हो। और आप किस रैंक पे जाओगे, आप एक कमीशन्ड रैंक पे जाओगे। ठीक है, आप होगे वहाँ पे कमीशन्ड रैंक पे, तो आप लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होगा आपका। जैसे आर्मी में आप जो फर्स्ट जो कमीशन पोस्ट होती है वो लेफ्टिनेंट की होती है, और हम इसको एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बोल देते हैं और नेवी में सब लेफ्टिनेंट बोल देते हैं इसी पोस्ट को। ठीक है, तो यूपीएससी सीडीएस के थ्रू आपका एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको 3 एग्ज़ाम देने होते हैं एक ही दिन में, और आप इसमें डिफेंस सर्विसेज में आप एज ए लेफ्टिनेंट वहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हो। और इस एग्ज़ाम के बाद आपको पता है आप सभी को कि जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू होता है, जिसको हम एसएसबी बोलते हैं, वो हमें इसके लिए क्रैक करना पड़ता है इनके एग्ज़ाम्स के बाद। तो वो वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू माना जाता है, तो वो भी इसमें मतलब एक एग्ज़ाम की तरह ही है वो। ठीक है, तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो सीडीएस के लिए एज है, जिस टाइम आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस टाइम आप 23 से ऊपर के नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसमें 24 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो आपको ये ध्यान रखना है, नॉट एक्सीडिंग 24 ईयर्स। ये वो एज दी हुई है जब आप एकेडमी ज्वाइन करोगे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद, एसएसबी क्वालिफाई करने के बाद। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ओवरऑल जो प्रोसेस होता है, इसमें 1 ईयर लग जाता है। तो इसलिए आप जब भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको ये याद रखना है कि आप 23 से ऊपर के नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है आप यूपीएससी का जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम होता है, जिसमें ये इक्विवेलेंट होता है हमारे यहाँ पे जो डीएसपी होता है, वैसे ही इक्विवेलेंट एग्ज़ाम है, जिसके थ्रू आप कहाँ असिस्टेंट कमांडेंट लगते हो, बीएसएफ में, जो आपके अर्धसैनिक बल हैं, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, आप वहाँ पे क्या लगते हो, आप असिस्टेंट कमांडेंट लगते हो। डीएसपी की इक्विवेलेंट ये रैंक होती है हमारे यहाँ पे। फिर आपका यूपीएससी कंडक्ट करवाता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम, जो आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, ये स्पेसिफिकली हमारा जो स्टूडेंट्स बीटेक बैकग्राउंड से हैं उनके लिए होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। इसमें एज लिमिट हमारे पास ये दी गई है, और सभी का जो ये पे लेवल है जो अभी दिया गया है उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ जो हम जॉब्स देख रहे हैं कि हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। फिर देखो, आपका जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, जिसको हम एसएससी बोलते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन
भी आपका क्या करवाता है, बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जिसमें वन ऑफ द फेमस एग्जाम जो हमारे पास है वो है एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल में आप, इसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप को प्लेस किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर रैंक। जो आपने एग्ज़ाम क्रैक करके जो आप रैंक लेके आए हो ऑल ओवर इंडिया, उसके अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट्स अलॉट किए जाते हैं। जैसे इसमें आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये हो जाता है। और इसमें एज लिमिट है हमारी 30 तक, 18 to 30। ठीक है, आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है जो दे सकते हो ग्रेजुएशन के बाद, तो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आप ग्रेजुएशन के दौरान अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो इन एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि ग्रेजुएशन में आपके पास क्या है, एक अच्छा खासा टाइम होता है 3 इयर्स का, जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो सीपीओ का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जिसमें आप सब इंस्पेक्टर, जैसे जो आपकी यूनियन जो आपकी दिल्ली पुलिस है उसमें जब आप सब इंस्पेक्टर लगते हो तो आपको एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आपकी जो एज है 20 to 25 ईयर्स होनी चाहिए। फिर आपका जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक जूनियर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, तो इसमें आप क्या है, इसमें आपके पास बीटेक होनी चाहिए। ये भी स्पेसिफिकली जहाँ पे भी आपका जूनियर इंजीनियर वगैरह जो लगते हैं वो हमारे बीटेक बैकग्राउंड वाले बच्चे ही इन एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। फिर हमारे पास स्टेट वाइज भी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं। जैसे हम हरियाणा में हैं तो हमारे पास HPSC जो हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, और कुछ HSSC हमारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है। तो इनके थ्रू भी आप, जैसे HPSC जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जैसे जो HPSC का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, ठीक है, तो इसमें आप SDM और जो तहसीलदार होते हैं वो लग सकते हो, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट DSP लग सकते हो डायरेक्ट हरियाणा में। ठीक है, तो ऐसे एग्ज़ाम्स भी आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो। और कुछ एग्ज़ाम्स जो HSSC कंडक्ट करवाता है, जैसे हमारे पास क्या है, जो आप ग्रेजुएशन के बाद जैसे टीचिंग लाइन में आप BA B.Ed और आपके BSc B.Ed जो स्टूडेंट्स होते हैं वो TGT टीचर के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हो, तो आपके वो सारे HSSC कंडक्ट करवाता है। ठीक है, और अदर भी आपके पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम्स होते हैं जो हर एक स्टेट अपनी अपनी करवाती रहती है ऐसे एग्ज़ाम्स। ठीक है, फिर आपकी जो रेलवेज़ है वो भी कुछ एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है ग्रेजुएशन पे, जो आपको मिल सकते हैं इसमें। जो आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है वो एक जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। ये स्पेसिफिकली फिर से आपके बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए हो जाती है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो जूनियर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, ये आपका किसके लिए हो जाता है, ये जो स्टूडेंट्स बीटेक बैकग्राउंड से हैं उनके लिए है ये। ठीक है, फिर आपके पास RRB NTPC, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एक NTPC का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है जो ग्रेजुएट के लिए है। ठीक है, तो ये आपका, इसमें आप सीनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर टाइम कीपर, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर, ये सारी पोस्ट इसके अंडर आती हैं। और आपकी इसमें एज लिमिट दी गई है 18 to 33। ठीक है, तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो रेलवेज़ है उसमें DMRC आता है, जो दिल्ली मेट्रो है आपकी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, एक तो जनरल मैनेजर के लिए और एक सेक्शन इंजीनियर के लिए। सेक्शन इंजीनियर आप है बीटेक करके लग सकते हो। ठीक है, जनरल मैनेजर में आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और इसमें पे एंड पर्क्स आपको दिया हुआ है, और आपकी जो एज लिमिट है वो भी दी है। इसमें एज लिमिट काफ़ी होती है हमारे पास। अगर आपके पास DMRC की रिक्रूटमेंट आती है तो ग्रेजुएशन पे आपकी ये एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। तो देखो, आपका नेक्स्ट आपका सेक्टर जो बचा है वो है बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर में आपके पास एग्ज़ाम्स होते हैं। फर्स्ट जो आपका एग्ज़ाम बैंकिंग सेक्टर में है आपका वो है IBPS PO। ये वाला जो एग्ज़ाम है आपका IBPS PO प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है। आपकी एज लिमिट दी गई है, ऑल अक्रॉस इंडिया होता है एग्ज़ाम, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। IBPS की फुल फॉर्म हमारे पास होती है इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ठीक है, तो IBPS PO ये प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। फिर NABARD हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जिसमें आप डेवलपमेंट असिस्टेंट मैनेजर, A ग्रेड मैनेजर, B ग्रेड, ये दोनों एग्ज़ाम्स हैं आपके पास। ठीक है, एज लिमिट भी दी गई है आपको इसमें। और NABARD जो होता है हमारा, ये होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसमें हमारे ज़्यादातर क्या होते हैं, जो रूरल बैंक होते हैं, जो गांव में बैंक होते हैं हमारे, और जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो आते हैं इसके अंदर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव, ऐसे सुना होगा ना आपने नाम, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो हमारे NABARD के अंदर आते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो NABARD भी ऐसे 3 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। फिर आपका क्या है, फिर आपके पास क्या है, SBI जो SBI PO एग्ज़ाम जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। इससे भी आप सारे के सारे अवगत होंगे। जो 6th है आपका वो है IBPS क्लर्क। ये क्लर्क का एग्ज़ाम होता है आपका, इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन होती है ये आपकी। तो IBPS आपको ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है क्लर्क के लिए। और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड आपके पास ये 6 तरह के एग्ज़ाम हो गए हैं। फिर आपका डिफेंस में आपको मैंने पहले ही बता दिया, जो UPSC आपका CDS का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। UPSC ने जो CDS का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया वो आपका डिफेंस में चला जाता है। और फिर एक अलग से FCAT का एग्ज़ाम होता है आपका। जो FCAT का एग्ज़ाम होता है ये एयरफोर्स के लिए होता है सिर्फ, वो तीनों सर्विसेज के लिए था, ये सिर्फ एयरफोर्स के लिए है।
ठीक है, वही इसमें एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका SSB होगा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू होगा, और इसके थ्रू आप एयरफोर्स में जा सकते हो। फ्लाइंग ड्यूटी, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल, ऐसे करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और ये कुछ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और आगे फर्दर वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू।